हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी करंट अफेयर सेशन की 5th क्लास है। पहली 4 क्लासेस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देखा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किए थे कि करंट अफेयर से किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उस टेस्ट पेपर का भी डिस्कशन यहाँ पे किया गया था। उसका पैटर्न एनालिसिस हम लोग किए थे। उसके बाद कल कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया गया था। आज भी हम कुछ पहले 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उन 10 एमसीक्यूज के बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर में आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में है। और यहाँ पे दिया गया है कि खाड़ी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको फॉर्म किया गया था 1981 में, किसके द्वारा? जो गल्फ कंट्रीज़ थी उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसके सोशल नॉर्म्स के आधार पे देखा जाए, तो उन जो देश हैं गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में आपसी सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को 1981 में बनाया गया था। और उसके सदस्य देशों में देखा जाए तो ईरान एक ऐसा देश है जो कि गल्फ कंट्री के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आपको मैप में दिखाया गया है, जब इसके जो देश हैं उन देशों में से कौन कौन है, तो उसमें सबसे पहले कुवैत आ जाता है, ओमान आ जाता है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है। तो इन सारे देशों को मिला के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बनाया जाता है। और ये बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं? ये फारस की खाड़ी के मध्य में के जितने भी उसके इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों से मिला के खाड़ी सहयोग संगठन का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक घाटे यानी प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि प्राथमिक घाटे यानी प्राइमरी डेफिसिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है, कल भी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जो कि बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो बजट का जो पार्ट, बजट अगर आप देखें तो बजट दो भागों में डिवाइड होता है। बजट का जो पहला पार्ट होता है उसमें हम रेवेन्यू को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उसमें रिसिप्ट पार्ट को दिखाया जाता है। और एक दूसरा सेगमेंट होता है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे हम एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, यानी कि कितनी आय हुई कुल और कितना खर्च हो रहा है, इसी के आधार पर डेफिसिट को निकाला जाता है। तो उसके संबंध में यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चंस, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट के आधार पे आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो पहला है कि प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है इसमें पिछले ऋणों को शामिल किया जाता है। ये आपके पास सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो वस्तुतः ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। जो राजस्व घाटा होता है, आप देखेंगे जो प्राथमिक घाटा होता है उसमें राजकोषीय घाटा और जितनी भी ब्याज भुगतान होती है उसमें से उसको क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि सबसे पहले जो बजट होता है, बजट के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है, अंतर में यदि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो? अधिक हो, यानी खर्च अधिक हो, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट मिली है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उस कंडीशन पे उसको क्या कहते हैं? उसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। आपका वो बजट डेफिसिट हो जाता है। उसके बाद में बजट डेफिसिट में जो आपका राजकोषीय घाटा होता है, उस राजकोषीय घाटे में गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी चीज़ें बोरो की जाती हैं, जितना भी लोन लिया जाता है, उनका जो भुगतान होता है यानी उसके ब्याज का जो भुगतान होता है उसको घटा दिया जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको घटा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट होगा।
पहली चीज़। दूसरी, इसमें पिछले साल के ऋणों को भी शामिल किया जाता है। जब यहाँ पे बात की जा रही है कि उसका जो ब्याज है उसको घटा दिया जाता है, तो उसका मूलधन इसमें तो जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो डी, ना तो 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है। ये प्रश्न संख्या 3 टैक्स ब्योंसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कर जो उछाल होता है उस कर उछाल के बारे में कह रहा है कि टैक्स ब्योंसी जो होता है वो जीडीपी में परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि जब टैक्स में उछाल आता है तो वो क्या दर्शाता है, वो जीडीपी में वृद्धि को दर्शाता है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है और तदनुसार कर उछाल में भी वृद्धि नहीं होती है तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में रहा है और किसी ना किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाएगा, चाहे मेंस में कहीं पूछ ले या आपका प्री में पूछ ले। तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कर उछाल यानी टैक्स ब्योंसी जो होता है वो जीडीपी में परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये तो बात स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्वेश्चन में ही है वो। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है यानी जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कास्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब कर उछाल में वृद्धि नहीं होती है। तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। पहला, ये किस कंडीशन को दर्शाता है, कर चोरी यानी टैक्स एवेजन को दिखाता है। जीडीपी में गैर कर राजस्व में वृद्धि को दर्शाता है। और सी है ए और बी दोनों, डी है ना तो ए और ना ही बी। ये भी आपका 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड कंडीशन जो है ए और बी, यानी कर चोरी को भी दर्शाता है, टैक्स एविएशन को दिखाता है और उसके बाद में जीडीपी में गैर कर राजस्व में जो वृद्धि हो रही है उस चीज़ को भी ये दर्शाता है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी ए और बी दोनों सही होंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को में आप ये कह सकते हैं जो कर उछाल होता है वो सरकार के राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और जीडीपी के बीच में जो संबंध होता है उस चीज़ की व्याख्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो टैक्स है, टैक्स की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टैक्स का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। और जब आउटफ्लो बढ़ेगा तो आउटफ्लो आने से जीडीपी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और अगर दोनों के बीच में आप एक संबंध स्थापित करना चाहें तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, संबंध दिखाएंगे। अगर टैक्स बाउंसी जो होता है वो डाउन होगा तो जीडीपी भी डाउन होने की संभावना है। तो यह जीडीपी में परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व की जो वृद्धि है उस प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि जिस प्रकार से उसमें वृद्धि होगी उसी प्रकार से जीडीपी में भी वृद्धि होगी। जब कर उछाल होता है तो कर दर में वृद्धि के बिना उसके राजस्व में भी वृद्धि हो जाती है, ऐसी कंडीशन बताई गई है। और यदि उत्पादन में वृद्धि होती है, यदि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है यानी जब प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है तो कर उछाल में भी वृद्धि हो, ऐसा संभव नहीं है। दोनों कंडीशन में यह आप समझ सकते हैं कि यदि उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है, ये जरूरी नहीं है कि कर उछाल भी यानी टैक्स बाउंसी भी इंक्रीज हो। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में आपका जो स्टेटमेंट होगा पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। और जो टैक्स इवेजन होता है वो गैर, यहाँ पे एक बात और भी कही जा रही है, यानी जो कर चोरी की जाती है, कर चोरी और जीडीपी में गैर कर राजस्व में वृद्धि होना भी इसके एक कारकों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित न्यूरल नेटवर्क, यानी कि न्यूरल नेटवर्क इसे बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क शब्द का सही अर्थ है ये mRNA आधारित कोशिकाओं के मध्य की नेटवर्किंग को दर्शाता है। दूसरा, साइबर क्राइम मामलों में तत्काल सहायता के लिए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग व्यवस्था को दर्शाता है। उसके बाद में एक है असंबद्ध कंप्यूटर क्लाउड का एक नेटवर्क है। और नेक्स्ट है आपका एक प्रक्रिया जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करती है, यानी कि
न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि जो जो आपका आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। और उन न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क बनता है उस न्यूरॉन नेटवर्क को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जो कि मानव मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य प्रणाली है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसी के माध्यम से इस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क की एक श्रृंखला के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करती है, यह आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इस अर्थ में अगर कहा जाए तो यह जैविक या कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरॉन्स के की प्रणालियों को संदर्भित करता है और तंत्रिका नेटवर्क बदलने के इनपुट के लिए अनुकूलित, ये क्या हो जाता है, एक अनुकूलित वातावरण प्रस्तुत करता है। और इसके माध्यम से हम इसका जो नेटवर्क आउटपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और उसका सर्वोत्तम परिणाम हमको प्राप्त हो सकता है। तंत्रिका नेटवर्क की अवधारणा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है और उसी के अध्ययन के आधार पर इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापी। जापी क्या है, एक पारंपरिक लोक संस्कृति है, एक त्यौहार है, लोक संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका ऑप्शन है पहला झारखंड, दूसरा आसाम, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। आंसर आपका हो जाएगा आसाम। आसाम जो है ये जापी आसामिया लोक संस्कृति है, जो कि लोक आसामिया लोक संस्कृति का एक पारंपरिक प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसान धूप और वर्षा से रक्षा के लिए जापी का जो इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को वहाँ पे दर्शाया जाता है। उनके खेतों में काम करते समय किसानों के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में जो है जापी प्रयोग किया जाता है। तो जापी किससे संबंधित है, वो आपका आसाम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या होगी, जो आंसर होगा इसका। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडुकेसी रेशियो यानी CAR जिसे हम कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में एक बैंक की पूंजी का अनुपात दर्शाता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार स्टेटमेंट समझ लेने की आवश्यकता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडुकेसी रेशियो CAR अपनी जोखिम यानी कि जो उसका जोखिम होता है, जोखिम भारित परिसंपत्ति जो होती है और वर्तमान में जो उसकी लिक्विडिटी उसके ऊपर जो है, जो उसकी देनदारी है, उन दोनों के बीच में एक अनुपात को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार जो बेसल 3 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी वो बैंकिंग रिपोर्ट में निर्धारित भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को CAR प्रतिशत बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती हैं, यानी कि आवश्यक होती हैं। अब उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, इनका आपको चुनाव करना है। पहला है कथन 1, कथन 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। अब इसका हम आंसर एक बार देखते हैं कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो जिसे हम इसको जो आपका है उसको इसके रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, जिसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको अगर डिफाइन करके आप देखें तो कैपिटल मतलब होता है पैसा, ठीक है। उसके बाद में टू रिस्क वेटेज यानी जो रिस्क लिया जा रहा है उसके ऊपर उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, उसके बीच में क्या है, एक अनुपात है। इसके बीच में क्या है, एक अनुपात है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम मतलब कि जितना जोखिम उठाया जा रहा है, जो रिस्क लिया जा रहा है, उस संपत्ति और उसके देनदारी के बीच में क्या है, एक अनुपात को दर्शाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि अपनी जोखिम भारित वर्तमान देनदारियों के संबंध में एक पूंजी को अनुपात को दर्शाता है। तो आपका स्टेटमेंट पहला हो गया।
फिर दूसरा स्टेटमेंट है को यहाँ पे जस्टिफाई करता है कि केंद्रीय बैंकों, बैंक नियामकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों यानी कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं को अधिक लाभ उठाने और दिवालिया होने से बचाने के लिए ये क्या है, एक आवश्यक कार्य के रूप में काम करता है। यानी कि जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, ये जो जितनी भी आपकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो जोखिम है उस जोखिम को कम करता है और बैंकरप्सी जैसी कंडीशन से ये क्या करता है, बचाता है। दूसरा है कि जोखिम भारित जो परिसंपत्ति है उसके तहत क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को भी ध्यान में रखते हुए इसको अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद बेसल 3 मापदंडों के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके अनुसार 8% कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों को 9% कैपिटल टू रिस्क वेटेज रेशियो यानी कि CRAR क्या होता है को बनाए रखना आवश्यक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे, SLR, रिजर्व रेशियो, RR, ये जो आपके बैंक रेट्स होते हैं उन रेट्स से आपको क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दूसरा है जिसे CAR हम कहते हैं, ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है निम्नलिखित में से किसका। पहला आपका स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, दूसरा है विश्व बैंक का, तीसरा ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि जिसे TERI ट्राई के भी नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, और नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि विश्व आर्थिक मंच। इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऑप्शन आपका सी है। सी में क्या कह रहा है, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब इसके बारे में कुछ और टॉपिक्स हैं, जो और चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यह किसका पार्ट है, यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। उसके बाद में इसमें कहा जा रहा है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह विकासशील देशों में घटित हो रही वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाली एक संस्था है, जो कि सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए थे उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह वैश्विक नेताओं, चिकित्सकों और सार्वजनिक महत्व के जलवायु मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। इसका एक और टॉपिक यहाँ से निकल के आता है। और नेक्स्ट है कि यह दुनिया के सबसे प्रबुद्ध नेताओं, विचारकों को एक ऐसे मंच पर एकत्रित करता है जहां पे वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, ये किसका पार्ट है, यह ऊर्जा और संसाधन का पार्ट है। ये किसके मुद्दे पे काम करता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में काम करता है, जो कि विकासशील देशों में जो घटित हो रहा है उस पर बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कभी कभी समाचारों में चर्चित ब्लू स्काईज रिसर्च यानी ब्लू स्काई रिसर्च जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह भी आपका एक संबंधित मतलब कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऊष्मा को संग्रहित करने वाले मेघों में कमी करने के लिए सोलर जियो इंजीनियरिंग यानी कि सोलर बायो इंजीनियरिंग में शोध करने की दिशा में ये ब्लू स्काई रिसर्च ऑर्गेनाइज की जाती है। दूसरा है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो होते हैं, पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक संबंध में गहन समुद्री अध्ययन करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं, ये जो समुद्रों में डिपोजिशन आता है उस डिपोजिशन के बीच में इनमें रिलेशन होता है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो उनके बीच में गहन समुद्री अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
सी स्टेटमेंट है कि किसी स्पष्ट लक्ष्य के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान करना, ये भी इसके लक्ष्यों में से एक है। और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लू स्काई रिसर्च है क्या, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये किसका पार्ट है। तो ब्लू स्काई रिसर्च, जिसे ब्लू स्काई साइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये उस डोमेन के तहत आता है जहां पर वास्तविक विश्व के अनुप्रयोग को अडॉप्ट किया जाता है और वहां पे लक्षित किया जाता है कि जितने भी अनुसंधान हैं वो जिज्ञासा चलित विज्ञान के तहत किए जाएंगे और इसे उसी के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहली चीज़ हो गई। और विज्ञान की इस मतलब कि एजुकेशन को, इस विद्या को के समर्थकों का तर्क है कि अप्रत्याशित वैज्ञानिक सफलताएं कभी कभी ऐसे एजेंडा चलित शोध के परिणामों से अधिक मूल्यवान होती हैं। तो उस कंडीशन में आनुवांशिकी और स्टेम सेल जीव विज्ञान में उन्नति को शोध के अप्रत्याशित लाभ के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक माना भी जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा कि किसी स्पष्ट लक्ष्य के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहना क्या है, कि वो आसमान में तीर चलाने जैसी बात है कि आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में भी आप क्या करते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट होते रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं। तो बिना लक्षित चीज़ों के ऐसे वैज्ञानिक शोध जो कि किए जा रहे हैं उन्हें ब्लू स्काई रिसर्च का नाम दिया गया है। तो ब्लू स्काई रिसर्च किससे संबंधित है? ब्लू स्काई रिसर्च उस चीज़ से संबंधित है जो कि बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च की जा रही है। उस रिसर्च को किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा? ब्लू स्काई रिसर्च के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में कोई बाघ मौजूद नहीं है? पहला है दंपा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पलामू टाइगर रिजर्व, तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व, और इन्हीं कूट के आधार पे आपको आंसर देना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। आंसर ए क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दंपा टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व, यहाँ पे जो है बाघों की संख्या ना के बराबर है, यहाँ पे बाघ नहीं पाए जाते हैं, जबकि कमलांग टाइगर रिजर्व में बाघों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था समाप्त हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 यानी कि 2000 इन चीज़ों में से किससे संबंधित है? किनके बारे में ये लाया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को किसके परिप्रेक्ष्य में किया गया था? तो पहला स्टेटमेंट है इंटरनेट पर हेट कंटेंट पर जो बढ़ाया जा रहा था उस पर लाया गया था। दूसरा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध जो बढ़ रहा था उसके खिलाफ इस चीज़ को लाया गया था। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो ई कॉमर्स के रेफरेंस में लाया गया था। और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिवाइस हस्ताक्षर, यानी कि जो ई सिग्नेचर होता है उस ई सिग्नेचर में जो गड़बड़ियां हो रही थी उस ई सिग्नेचर को कम करने के लिए उससे संबंधित लाया गया था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ये जो चारों कंडीशन थी ये साइबर क्राइम के तहत आती हैं। किसमें आती हैं? साइबर, ये चारों कंडीशन क्या है? साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिस प्रकार से इंटरनेट का उदय हुआ था देश में, उस चीज़ में साइबर क्राइम ना हो, साइबर क्राइम को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 को अडॉप्ट किया गया था। और उसमें बताया गया था कि इंटरनेट पर हेट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध करने के लिए ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके बीच में उनका जो कुछ नॉर्म्स होते हैं किस प्रकार से चीज़ों को बेचना है, उनके बीच में गड़बड़ी ना हो उस चीज़ के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा डिजिटल हस्ताक्षरण के लिए इस चीज़ को लाया गया था।
देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। ये कब लाई गई थी? ये 2000 में लाई गई थी। 17 अक्टूबर 2002 को एक अधिसूचना के माध्यम से संसद में इसको अधिनियमित किया गया था। ये भारत में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स से निपटने वाले प्राथमिक कानूनों में से एक कानून के रूप में भी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंटरनेट पर हेट कंटेंट से संबंधित जो कंटेंट फैलाए जाते हैं उन पे भी रोक लगाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। उसमें और भी बात कही गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह मामलों पर संसदीय पैनल को इसको अपनी रिपोर्ट बना के सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि किसी कंप्यूटर संसाधन के खिलाफ या कंप्यूटर संसाधन की सहायता से किया जाने वाला कोई भी जो अपराध होता है वो क्या होता है? साइबर अपराध होता है। तो जो साइबर अपराध की जो परिभाषा थी उस अपराध की परिभाषा को भी इसी अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया था। और इस तरह के अपराधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता में पोक्सा जो एक्ट होता है उसके कानूनी प्रावधानों के भी अनुसार निपटाया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा आज का एमसीक्यू था वो एमसीक्यू समाप्त होता है। अब आपने पूरे क्वेश्चंस को देखा है। पूरे क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद में आपने कितने आंसर सही किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपके द्वारा इतने क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ सेक्शन की तरफ। कुछ न्यूज़ हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। तो पहला न्यूज़ है आपका कि मेरा गाँव मेरा गौरव योजना, यानी कि ये भी बहुत पुरानी न्यूज़ है लेकिन अभी इसका हाल ही में 5 वर्ष पूर्व पूरे हुए हैं। और गोवा में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुछ राज्यों को, कुछ ज़िलों को इस तरह से परिभाषित किया गया है और जिस ICAR के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि आप वहाँ पे जो गांव हैं उनकी साफ़ सफाई या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो उसी के रेफरेंस में ये न्यूज़ में आया है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि इससे ये स्वच्छता से और गाँव के विकास यानी कि जो रूरल एरिया है उनके विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि किसानों के साथ में वैज्ञानिकों के बीच में यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रामीण परिवेश के किसान हैं उनका वैज्ञानिकों के साथ में किस तरह से क्या हो सके, कांटेक्ट बन सके, यानी कि लैब टू लैंड प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से इस परियोजना को 2005 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत यह बताया गया सुविधा दी गई थी कि गाँव का चयन करने, चयनित गाँवों के संपर्क में रहने तथा किसानों की निजी यात्राओं, टेलीफोन के माध्यम से तकनीकी एवं कृषि से संबंधी अन्य पहलुओं को जानकारी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों को यानी कि निजी यात्राएं करके वहां जाकर टेलीफोन के माध्यम से तकनीकी का उपयोग करके जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डिलीवर करने के लिए इसको लागू किया गया था। इसमें यह भी बात कही गई थी कि जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रों यानी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे आत्मा भी कहा जाता है, ये जो होती हैं जिला स्तर की इकाई होती हैं। इन जिला स्तर की इकाइयों के साथ में एक समन्वय बनाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जो होती है वो एक क्या है, पंजीकरण संस्था होती है। इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आत्मा होती है उसको यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो होती है वो कहाँ की एजेंसी होती है? तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक पंजीकृत संस्था है जो कि जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए उत्तरदायी कार्यों में से एक है। उसके बाद में ये अनुसंधान, विस्तार, विपणन को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 और 6 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो फंडिंग पैटर्न है उसमें केंद्र सरकार का 90% पार्टिसिपेशन होता है तथा 10% उसका योगदान, राजस्व का योगदान किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य में आपको देखें तो सार्वजनिक और निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं से जुड़े हुए एक ऐसे बहु एजेंसी विस्तार को डेवलप करना जिसके माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उसके बाद में कमोडिटी
इंटरेस्ट ग्रुप का निर्माण करना और किसानों की पहचान करना, जिसके माध्यम से सामूहिक रूप से कमोडिटी का आदान प्रदान किया जा सके और उनकी जो आय है उनको बढ़ाया जा सके। उसके बाद में तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, जितनी भी किसानों से रिलेटेड योजनाएं होती है उन योजनाओं का निष्पादन करना, उनको कार्यान्वित करना और उसको फार्मर सेंट्रिक बनाए रखना और उनका अभिसरण करने की प्रक्रिया इसी के तहत आती है। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। ये बताता है कि कृषि कार्य में संलग्न जो महिलाएं हैं उनको समूह के रूप में संगठित करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी जो लैंगिक चिंताएं हैं यानी कि जो लैंगिक चिंताएं हैं उनको भी संबोधित करने की बात इसके अंतर्गत कही गई थी। इसके लाभार्थी कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें कोई व्यक्तिगत हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, किसान भी हो सकता है या महिला समूह भी उसके लाभार्थी के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। कंडीशन ये हुई थी कि वो स्टूडेंट किसी जलते हुए घर में कूद जाते हैं और कुछ बच्चों को बचाते हैं। उस कंडीशन में जो और लोग थे वो उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा जो अपनी जान सुपुर्द करके उस कार्य के लिए आगे बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है और इसमें जो कहा गया है कि इसमें 32 बच्चों को अभी हाल ही में उनकी असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को प्रदान किया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार 26 जनवरी के पहले सप्ताह में ही प्रदान किया जाता है। इससे कुछ और भी टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के रूप में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 2 श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे ये आपका नहीं होगा कि बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। एक तो शक्ति के लिए होता है और एक कल्याणकारी एक्टिविटीज़ के लिए होता है। तो अगर बाल शक्ति पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार जो होता है प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि इनोवेशन के क्षेत्र में, शैक्षिक योग्यता यानी कि जो उसका एकेडमिक एक्सीलेंस होता है, जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है, उसके आधार पर उसके द्वारा कोई सोशल सेवा की जाती है, कला के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया जाता है या संस्कृति के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया जाता है, खेल के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में। तो बच्चों की उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए यहाँ पे शक्ति का पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि वो उनकी इंटरनल शक्ति है। तो इंटरनल शक्ति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे बन सकते हैं। इंटरनल शक्ति में आपका नवाचार हो गया, इनोवेशन हो गया, शैक्षिक योग्यता हो गई, सामाजिक सेवा हो गई, कला हो गई, संस्कृति हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी इंटरनल पावर हैं, यानी कि आपकी शक्ति को दर्शाती हैं। जबकि जो आपका कल्याण वाला पार्ट है, कल्याण वाले पार्ट में वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें योग्यता देख लेते हैं कि ये किसको दिया जाएगा। तो कोई भी बच्चा जो 5 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में है और उपर्युक्त जितनी भी चीज़ें बताई गई उनमें से कोई भी चीज़ करता है तो उसको वो पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो एक इसमें पदक दिया जाता है, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें होता है। उसके बाद में 10,000 रुपये की कीमत का एक बुक वाउचर भी आपको प्रदान किया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो कि बाल शक्ति के बारे में दर्शाता है और ये उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। नेक्स्ट है इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो 1996 में असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार को इसके तहत जोड़ा गया है। इसको उसी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जो आपके युद्धाभ्यास होते हैं, उन युद्धाभ्यास के बारे में है। तो युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 के बारे में बात की जा रही है। तो डेजर्ट 1 जो है वो किसके मध्य में किया गया था, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से डेजर्ट नाइट किन राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया युद्धाभ्यास है। तो सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स तथा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के मध्य में जोधपुर हवाई अड्डे पर 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य में यह डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास है इसको किया गया था।
अब और इसमें भी देख सकते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं में से देखा जाए तो इस युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों द्वारा राफेल जो विमान हैं उनको शामिल किया गया था और दोनों प्रमुख वायुसेनाओं के बीच में समन्वय में वृद्धि करने के संकेत इस युद्धाभ्यास के माध्यम से मिलता है। उसके बाद में वर्तमान युद्धाभ्यास में डेजर्ट नाइट 21 के लिए फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियों को एशिया में उनकी स्काई रोज तैनाती के रूप में कर दिया गया है, यानी कि स्काई रोज डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्रांसीसी आर्मी को किया गया है और उसके कुछ हिस्सों में उसको तैनात भी किया गया है। साथ ही साथ फ्रांस और भारत के मध्य में जो राफेल लड़ाकू जेट हैं उनको एक्सरसाइज का स्काई रोज के नाम से भी नामक युद्धाभ्यास में वो हिस्सा ले रहे हैं, ये भी बात इसमें निकल के आती है। और सितंबर 2020 से अब तक भारतीय वायुसेना में 8 राफेल लड़ाकू जेट को शामिल किया जा चुका है, जो कि फ्रांस से ही परचेज किए गए थे। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2016 से 7.87 बिलियन यूरो की लागत से फ्रांस से 36 राफेल जेट विमानों को लाने के लिए अनुबंधित है, उनके बीच में एक टाई अप किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे बन जाता है, जो क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं मिलान वाले क्वेश्चन, उन मिलान वाले क्वेश्चंस में इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है जो वरुण है, ये कौन सा अभ्यास था जो कि फ्रांस के मध्य में हुआ था, तो ये नौसेना के बीच में था। तो वरुण, जैसा कि आप जानते हैं, वरुण जल के देवता हैं और ये जो युद्धाभ्यास था किसका है, नौसैनिक का है, यानी कि ये नेवी का पार्ट है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गरुड़ था, गरुड़ वायुसेना का युद्धाभ्यास था और शक्ति जो था वो संयुक्त सैन्य अभ्यास था, किसका, आपकी आर्मी का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो दिल्ली में जब बर्ड फ्लू अभी फैला था, ये पुरानी न्यूज़ है, 2021 की बात है, उनकी जो मामले हुए थे उनकी पुष्टि के बाद में अभी वन विभाग के द्वारा हरियाणा ज़िले के पास में गुड़गांव है, वहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें उस एक्टिविटी के बढ़ जाने से वहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए ये आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है चर्चा में आया था। कुछ और भी एक्टिविटीज़ थी जो कि हरियाणा के पार्ट के रूप में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे, ये स्थित कहाँ पे है। तो ये गुड़गांव जो है, गुड़गांव ज़िले में स्थित है और ये दिल्ली से 50 किलोमीटर तथा गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। तो उद्यान के विषय में अगर कुछ बारे में चर्चा की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो प्रवासी हैं, प्रवासी पक्षियों के साथ में स्थानिक पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनके चलते पक्षी प्रेमियों के बीच में यह उद्यान विशेष रूप से मतलब कि लोकप्रिय है, लोग यहाँ पे आना पसंद भी करते हैं। इस उद्यान में प्रवासी पक्षियों के आगमन सितंबर माह से प्रारंभ होते हैं और मार्च माह तक आते आते ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल माह तक इनका ये विश्राम स्थल बना रहता है। ग्रीष्मकाल तथा मानसून की अवधि के दौरान स्थानिक पक्षियों की जो है विभिन्न प्रजातियों, जो स्थानिक पक्षी हैं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उद्यान के भीतर अवस्थित सुल्तानपुर झील भी है, जिसका जो क्षेत्रफल है 1.21 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और इसको जब लाया गया था तो ये पंजाब वन्य जीव अधिनियम संरक्षण यानी 1959 की धारा 8 के तहत इसको एक अभयारण्य यानी कि सेंचुरी का जो दर्जा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1959 के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस नियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, तो आपका हो जाएगा पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1959 के द्वारा की धारा 8 के तहत इसको दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि किस वर्ष सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किसका नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, वो 1991 में दिया गया था। उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें स्तनधारी यानी जितने मैमल्स होते हैं, कृष्ण मृग हो गया, नील गाय हो गई, पाढ़ा हो गया, सांभर हो गया, तेंदुआ हो गया, ये इस प्रकार के जानवर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों में इतने होते हैं, पक्षी भी पाए जाते हैं
और हरियाणा के कुल और मतलब कि कुछ और भी पक्षी इसमें पाए जाते हैं। तो कुल मिला के 2 प्रकार के यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, एक स्तनधारी होते हैं, दूसरे पक्षी होते हैं। स्तनधारियों में कृष्णमृग, नीलगाय, पाढ़ा, सांभर और तेंदुआ होता है। जबकि पक्षियों की बात की जाए तो साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, डोमेसाइल क्रेन, ये स्थानीय भाषा में जिसे कुर्जा या कुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और हरियाणा के अन्य राष्ट्रीय उद्यान में से कौन कौन से हैं? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इससे एक क्वेश्चन तो आपका पक्का बनता है कि कोई ना कोई, जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको आप हरियाणा के तैयार कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक जो है आपका कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसे कहा जाता है, के द्वारा अभी हाल ही में ये हर साल जारी किया जाता है। तो खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि सितंबर 2020 में औसत रूप से 107 था, एक 1.075 पॉइंट हासिल किए थे। जबकि नवंबर 2020 में इसमें 2.3 पॉइंट्स क्या हुआ था, मिला था। और ये लगातार 7वें महीने में वृद्धि को क्या करता है, चिन्हित करता है। तो इस कंडीशन में ये सारी बातें कही गई थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो फूड प्राइस इंडेक्स होता है वो होता क्या है, इसको कब लागू किया गया था और कैसे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसे 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी करने की मदद के लिए सार्वजनिक रूप से इसको पेश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद में ये आपका जो है फूड प्राइस इंडेक्स जो है, फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की एक जो मतलब कि फूड आइटम की जो टोकरी होती है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे बास्केट के नाम से इसको जाना जाता है, फूड बास्केट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे खाद्य वस्तुओं की टोकरी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इसके तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं, उसमें आपका अनाज आता है, तिलहन आता है, डेयरी उत्पाद आते हैं, मांस आता है, जो चीनी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसको नापने के लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है वो 2014 और 2016 को इसका आधार वर्ष बनाया गया है फूड प्राइस इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो खाद्य और कृषि संगठन के संबंध में कुछ बातें हैं कि इसको कब लागू किया गया था, ये कब हुआ था। तो खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना है वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि FAQ वर्षगांठ के रूप में इसको याद किया जाता है। भारत में FAO को 16 अक्टूबर 2020 की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है और 75 रुपये का स्मारक सिक्का इसी के नाम से जारी किया गया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 75 रुपये का जो सिक्का था वो किसके याद में, यानी कि किसकी स्मृति में जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो वो किसके स्मृति में लॉन्च किया गया था, खाद्य और कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने के बाद में उसको लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायक संगठनों में से एक है जो कि रोम यानी इटली में स्थित है और इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IFAD भी इसके तहत काम करता है। बढ़ते हैं अगले उसमें जहाँ पे बात की जा रही है FAO के बारे में। तो ये क्या है, ये विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली का पार्ट है। इसमें विश्व के मरुस्थलीय टिड्डी इनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था। FAO जो है वो WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामले के संबंध में कोडेक्स एलिमेंटिक्स आयोग यानी कि CAC के लिए एक उत्तरदायी कारकों में से एक है और खाद्य तथा कृषि के लिए प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि
जो कि 2001 में की गई थी, वो इसी के पार्ट के रूप में आती है, जो कि 30वें सत्र के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो इसमें ये कह रहा है कि फ्लैगशिप पब्लिकेशन, यानी कि इसके द्वारा जो FAO है, इसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं, इसका फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या है। तो ये वैश्विक मत्स्य पालन और उसका एक्वाकल्चर की जो स्थिति है उसको पब्लिकेशन करता है, उसको पब्लिक करता है। विश्व के वनों की स्थिति को भी इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति को भी इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। खाद्य और कृषि की जो स्थिति है उसको भी इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और कृषि कमोडिटी बाजार की जो स्थिति है उसको भी इसी के तहत पब्लिश किया जाता है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं इंडियन पेंगोलिन जो है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो इंडियन पेंगोलिन के बारे में आप देखेंगे तो हाल ही में अभी उड़ीसा वन विभाग के द्वारा पेंगोलिन जो है के अवैध शिकार और व्यापार की जांच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त निगरानी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। जो कि पेंगोलिन है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसका जो शिकार किया जा रहा था उस पर निगरानी करने के लिए अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के उड़ीसा वन विभाग के द्वारा उस पर विशेष चर्चा की गई है। अब पेंगोलिन होता क्या है, इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो पेंगोलिन जो है वो 8 प्रजातियों में से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन जो है भारत में पाए जाते हैं। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, उन 8 प्रजातियों में इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन एक बड़ा चींटीखोर यानी आंट ईटर जिसे कहा जाता है वो है, और इसकी पीठ के ऊपर मतलब कि शल्कानुमा संरचना की 11 से 13 पंक्तियां पाई जाती हैं, इसका एक संरचना है। इंडियन पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से में एक क्या होता है, टर्मिनल स्केल के मौजूद होता है, जो कि चीनी पेंगोलिन में नहीं पाया जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यह है कि इंडियन पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल पाया जाता है, जबकि चीन वाले में नहीं होता है। अगर इनके आहार की बात की जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, कीट भक्षी पेंगोलिन निशाचर होते हैं, और इनका आहार मुख्य रूप से चींटियाँ और दीमक होते हैं, जिन्हें वो अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके पकड़ लेते हैं। तो कुछ टॉपिक्स थे। फिर उसके बाद में इनका जो आवास होता है, हैबिटेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो इंडियन पेंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों यानी कि डेजर्ट वाले पार्ट में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर को छोड़कर भारत के शेष सभी स्थानों पर इनके पाए जाने की संभावना देखी जाती है। और यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। चीनी पेंगोलिन जो होता है वो पूर्वी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में, जो कि तलहटी पार्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। भूटान में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश में पाया जाता है, दक्षिणी चीन में भी इसके कुछ पार्ट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पेंगोलिन था उसके बारे में चर्चा थी। अगर आपको देखा जाए तो भारत में जो पेंगोलिन है उसको किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो उसके खतरे के रूप में अगर देखा जाए तो पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, खासकर अगर चीन और वियतनाम के बारे में चर्चा की जाए तो इनमें मांस का व्यापार स्थानीय रूप से उपभोग के लिए किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मांस होता है, इनका मांस, उसमें प्रोटीन के स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, और इसके लिए पेंगोलिन का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, और इनके शिकार होने की दशा में ये विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे इनके खतरे के रूप में सामने आती है। दूसरा है, ऐसा माना जाता है कि विश्व के ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी पेंगोलिन के बारे में। अब इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है, इनके ये किस कंडीशन में है, तो इंडियन पेंगोलिन को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो होता है, कि उसकी रेड मतलब कि लाल सूची में रखा गया है, जो कि संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड कंडीशन को दिखाती हैं। जबकि जो चीनी पेंगोलिन है उसे गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आप जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट, वहाँ पे तो आप 4 श्रेणियाँ पढ़नी रहती है, डेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 4-5 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। तो उन श्रेणियों को आप वहाँ पे देखेंगे। और इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भाग 1 की अनुसूची 1 के तहत क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है।
तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है समाप्त हुआ है। इसमें हम लोगों ने 10 MCQ देखे हैं, उसके बाद में 6 से 7 न्यूज़ को भी देखा गया है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको क्लास किस प्रकार की लगी, और आप अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें, लगातार MCQ सॉल्व करते रहें, क्वेश्चन पेपर देखते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से उसको देखने से आपको एक इंसाइट मिलेगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।